Hello students, welcome back to my YouTube channel Modern Chemistry Classes. Reactive Intermediates अभी सीरीज चल रहा है और उसमें अब तक हमने कार्बोकेटायन, कार्बेनायन के बारे में बता चुके हैं। अब जो छोटा छोटा टॉपिक है फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन, ज़रा इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में देखते हैं। फ्री रेडिकल, देखिए ये जो फ्री रेडिकल है ये कार्बन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। द कार्बन एटम हैविंग नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसको हम डिफाइन करेंगे कि the carbon atom having no negative, no positive charge, but it has unpaired electron, it has odd electron, is called फ्री रेडिकल। इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे CH3 और इस तरह से यहाँ पर एक डॉट देंगे, या अगर फिनाइल है वहाँ भी आप देख सकते हैं। ETC कहीं भी आप कार्बन पर एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिले और उस पर कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे कार्बन हो, 3 बॉन्ड इसमें बना रखा है इस तरह से, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन हो इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन sp2 मतलब sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। और एक यहाँ ये जो डॉट देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन अगर करें तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 6, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है। मतलब ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। दैट इज इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी है इसमें, तो डोनर ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी तो क्या लिखेंगे?
कि डोनर ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, डोनर ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी कि डोनर कौन हुआ, प्लस M या प्लस H या प्लस I, ये डोनर होता है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन का कमी है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को वो देगा। और जो एक्सेप्टर होंगे, एक्सेप्टर ग्रुप जिसको हम कहते हैं -M -H -I, ये सब, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो जो फ्री रेडिकल हैं उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल के बारे में यह कॉन्सेप्ट रहा। फ्री रेडिकल बिल्कुल कार्बोकैटायन जैसा है। कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी के लिए क्या किए थे, वहाँ भी डोनर स्टेबिलिटी को बढ़ाता था और एक्सेप्टर जो था स्टेबिलिटी को घटाता था। तो इसलिए सेम सिचुएशन यहाँ रहेगा। तो अब कार्बोकैटायन का जितना भी क्वेश्चन किया गया है, आप पॉजिटिव चार्ज के जगह पर नहीं, आप रेडिकल आप लगा दीजिए, सेम पैटर्न सेम ऑर्डर उसका आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर करते हैं। CH3 रेडिकल, अगर इस क्वेश्चन में हम अगर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, डोनर यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है, डोनर जैसा बिहेव करेगा, ये प्लस I करेगा, ये प्लस I करेगा, डोनर है ये सब। यहाँ पर 2 प्लस I कर रहा है, 2 डोनर है, यहाँ पर 1 प्लस I कर रहा है, 1 डोनर, और इसमें तो कोई डोनर ग्रुप है ही नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। डोनर जिसमें ज़्यादा है फ्री रेडिकल में उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर इस पर रेडिकल है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें हम NO2 लगा देते हैं, इसमें OCH3 लगा देते हैं, इसमें सिंपल CH3 लगा देते हैं, इसमें कुछ नहीं लगाते हैं। यह है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमको इसका ऑर्डर निकालना है तो इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NO2 है, इसमें OCH3 है, इसमें CH3, उसमें तो कुछ लगा ही नहीं है। तो NO2 के वजह से जो आएगा -M इफेक्ट आएगा। OCH3 पर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा, डोनेट करेगा, +M इफेक्ट आएगा। और CH3 हाइपर कंजुगेशन करेगा तो ये +H इफेक्ट आएगा। और अगर क्वेश्चन को अब बना चाहें यहाँ अगर CH3 लगा दें तो वहाँ लगाने के बाद आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जरूर याद रखिएगा, +I इफेक्ट। क्यों, यहाँ तो +H इफेक्ट है, यहाँ +I इफेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता है, जिसके कारण इंडक्टिव होता है। रेजोनेंस के कारण ही M इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन आता है। तो अगर इस बात पर इसको अगर हम ऑर्डर लिखें
आंसर क्या होगा इसका? तो चूंकि है फ्री रेडिकल, डोनर ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो प्लस m इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो प्लस m सेकेंड नंबर में है। उसके बाद प्लस h का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, तो फिर थर्ड नंबर होगा। और सबसे कम प्लस I वाला जो 4 नंबर में है। और ये तो माइनस m इफेक्ट है, ये तो इसके डेंसिटी को और कम कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा, इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पीछे रहेगा फर्स्ट, क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को क्या करता है? घटा देता है। अब अगर एक क्वेश्चन रेजोनेंस को लेकर के देखें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर है रेडिकल, अगर रिंग पर रेडिकल है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? देखिए, तो इसका स्टेबिलिटी होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस सिर्फ 1 पाई बॉन्ड में हो रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस 2 पाई बॉन्ड में हो रहा है। तो मैक्सिमम रेजोनेंस है इसमें, तो मैक्सिमम रेजोनेंस के कारण सेकेंड नंबर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से फ्री रेडिकल के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा क्वेश्चन भी इस पर नहीं होते हैं, लेकिन आपको जानना है कि एक फ्री रेडिकल होता है। इसमें भी आप अल्फा हाइड्रोजन करके आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है कार्बोकेटायन की तरह, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं कार्बीन पर। फ्री रेडिकल हो गया, उसको छोड़ते हैं। फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन। तो अगला टॉपिक है हमारा कार्बीन। कार्बीन कार्बीन क्या होता है कि कार्बन एटम जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ना हो, लेकिन वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर दिखे, तो उसे हम कार्बीन का द कार्बन एटम हैविंग नो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज बट इट हैज सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या ऑड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द कार्बन एटम्स हैविंग नो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बट इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स in their orbital is called कार्बीन, उसे हम कार्बीन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो कार्बीन होता है वो मतलब उसमें चार्ज नहीं होता। जैसे देखिए, कार्बन में एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं। हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? पहले तो हम ये लिख सकते हैं, पहला नंबर बात, कि ये बाईवैलेंट है। इट इज बाईवैलेंट, इट इज अनस्टेबल। तीसरा लिख सकते हैं, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो कार्बीन क्या हुआ? एक अनस्टेबल स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव है, बाईवैलेंट है, इसमें 2 बॉन्ड बना है। चूंकि इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, इसका अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 बॉन्ड, तो 4 और 2 6, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए, ये जो कार्बीन है, ये कार्बीन दो तरह का होता है, ये दो तरह से भी बनता है। तो कार्बीन मोस्ट रिएक्टिव हो सकता है। कार्बीन दो तरह के होंगे, एक को बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन और एक को बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट का। अब ये क्या है सिंगलेट और ट्रिपलेट? देखिए ये कैसे बनता होगा। मान लीजिए कार्बन तो दो हाइड्रोजन के साथ है, ये एक क्लोरीन एटम के साथ, या मान लो पहले कि दोनों क्लोरीन एटम ही हैं, ठीक है। अगर फ्री रेडिकली क्लीवेज हुआ है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये गया है, अब इस क्लोरीन से जो बॉन्ड बना है ये अलग ऑर्बिटल है, और इस क्लोरीन से जो बॉन्ड बना है वो अलग ऑर्बिटल है। क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, ठीक है, और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन लौटा दिया। कुछ केस है जिसमें फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है, तो क्या होगा, कार्बन का क्या सिचुएशन रहेगा? दो जो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग था वो तो ठीक है इसका, लेकिन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, दो क्लोरीन का बॉन्ड टूटा। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन अपना ले गया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया कि हमको बॉन्ड नहीं बनाना है, आप अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। तो वो अपना एक अलग ऑर्बिटल है। ये क्लोरीन भी क्या किया कि हमको भी बॉन्ड नहीं बनाना है, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ लिया और बोला कि आप अपना इलेक्ट्रॉन रखो पास में, हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। तो ये अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। तो दो इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों क्या है कि एक ही ऑर्बिटल में नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसे कार्बीन को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ऐसे कार्बीन को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। और मान लीजिए कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज नहीं हो रहा है। यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस बार जो क्लीवेज हो रहा है वो होमोलिटिक तरीके से नहीं हो रहा है, वो हेट्रोलिटिक तरीके से हो रहा है। तो हमने यहां पर मेंशन कर देना है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए हेट्रोलिटिक का मतलब होता है कि जो एटम जाएगा वो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा। होमोलिटिक में क्या है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन एक लेकर के एक छोड़ करके जाता है। इसमें क्या है कि अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के और निकल जाएगा, Cl-1 के निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बोला कि हम भी नहीं रहेंगे, तो कार्बन तो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मामले में। तो कार्बन क्या किया कि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो था ही, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब कार्बन का देख लीजिए क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये भी तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे और इसका एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो कार्बन का एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खत्म, क्योंकि क्लोरीन ले गया उसका इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो ब्रेकेज हुआ है, टूटना हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है इसके पास अपना वाला और H+1 के निकला है, तो HCl बना लेगा उधर जाके ये दोनों। लेकिन कार्बन का एक ऑर्बिटल जो क्लोरीन वाला है
उसके बॉन्डिंग वाला जो है उसमें खाली है वो, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब कि कार्बन के पास इसका केस क्या बन रहा है कि कार्बन का जो जैसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा था वो तो है, और क्लोरीन निकल गया, तो एक ऑर्बिटल जो इसका आप देख रहे हैं ये एम्प्टी है। एक ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी है। लेकिन एक ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, ऐसे कार्बीन को हम लोग सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। ऐसे कार्बीन को क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, हम एक काम करें, अब हम लिख सकते हैं कि हमारा कार्बीन दो तरह का होता है। एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब हुआ तो दोनों एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है और एक ऑर्बिटल उसका खाली हो जाता है। ऐसे कार्बीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन। इसमें एक लोन पेयर है, डाई मैग्नेटिक स्पीशीज ये हो जाएगा। चलिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए कार्बीन दो तरह का हुआ, कार्बीन दो तरह का हुआ। एक हुआ सिंगलेट और एक हुआ ट्रिपलेट। इसको इधर कर लेते हैं। अब इसमें दोनों में हम डिफरेंस करते हैं। सिंगलेट जो होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है, और जो ट्रिपलेट होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, सिंगलेट लीस्ट स्टेबल और ट्रिपलेट क्या हुआ? मोस्ट स्टेबल हुआ। सिंगलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिंगलेट बोलते हैं जिसमें एक ही में दो इलेक्ट्रॉन रहता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रिपलेट में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा है कि इधर हम बना भी देते हैं, क्योंकि सामने लिखा रहेगा तो आप देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंगलेट में क्या होता है? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक में दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक रहेगा एम्प्टी रहेगा सिंगलेट में। और ट्रिपलेट में क्या बताया अभी? तो इसमें दो ऑर्बिटल रहेगा और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वहां से देख करके आप ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, अनपेयर्ड ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा, डाईमैग्नेटिक, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, p ऑर्बिटल एम्प्टी, और sp2 में क्या रहेगा? लोन पेयर।
sp2 में क्या रहेगा, लोन पेयर। और यहां पर बोथ अनपेयर्ड जो होगा इन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे म्यू का तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो रूट अंडर 8, n का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो रूट अंडर 8 bm। तो यही एक डिफरेंस है सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में। कुछ क्वेश्चन इस पर कर ले, जैसे मान लीजिए CH3, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, सॉरी CH3 नहीं वो CH2 होगा, CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग, और एक CH2 दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल इसका खाली। स्टेबिलिटी किसका होगा, तो ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। उसी तरह से मान लीजिए कि CF2, CCl2, CBr2 एंड CI2, ठीक है, और सब सिंगलेट है। ये सिंगलेट कैसे, मतलब इसको ऐसे दिखा देते हैं, सभी के सभी क्या है, कहीं भी ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगलेट है। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। यहां भी हम लोग बैक बॉन्डिंग को देखेंगे, जैसा कि अब आपको पता है ये एक ट्रिपलेट, अभी हमने ट्रिपलेट लिख दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन कहीं, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ ना एक तरह से, तो जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयोडीन तो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इन सब में ट्रिपलेट वाले में CI2 क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम ये पूछें CF2, CCl2, CBr2, CI2, और ये सिंगलेट कार्बिन है, सभी के सभी क्या है, सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन। तो आपको पता है कि इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, कार्बन के पास क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें जो है बेटर बैक बॉन्डिंग कंस्टिट्यूशन होगा, इसमें बेटर बैक बॉन्डिंग, नॉट इनफ बैक बॉन्डिंग इसमें। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए यहां पर कार्बन का 2p ऑर्बिटल, कार्बन का 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, जो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत अच्छे से होगा फ्लोरीन का लोन पेयर। अगर इसमें बात करेंगे तो ये 2p और 3p में है, यहाँ देखेंगे तो 2p 4p में है, यहाँ देखेंगे 2p 5p में। तो 2p का ओवरलैपिंग जो होता है बहुत बढ़िया होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। बेटर बैक बॉन्डिंग कंडीशन, यहाँ पर कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल समझिए, कार्बन आप फ्लोरीन है,
क्लोरीन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इसमें भी होगा, लेकिन क्लोरीन का ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है, तो साइज में डिफरेंस होने के कारण बैक बॉन्डिंग कम होगा। तो इसीलिए इसके स्टेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो CF2 का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, यहां पर एक ही ऑर्बिटल में, कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनाएगा, तो ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल और ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। तो ये कंसेप्ट रहा कार्बीन का। अब कार्बीन का कैसे बना है, इसका क्या टेंडेंसी है बनने का और कितना टाइप का है, ये हम डिस्कस कर लिए। एक और चीज जो इसमें रहता है वो होता है नाइट्रीन, लास्ट का रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जरा उस पर हम लोग फोकस कर लें। नाइट्रीन, नाइट्रीन, कार्बन कार्बन से रिलेटेड था, नाइट्रीन नाइट्रोजन से रिलेटेड होगा। देखिए नाइट्रीन क्या है, नाइट्रोजन एटम हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड 4 फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 उसका एक अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रीन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। द नाइट्रोजन एटम हैविंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड and free electrons available is called nitrine। मतलब नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। और एक होता है सिंगलेट नाइट्रीन, एक बॉन्ड है और दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में, और एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं। अब सिंपल सा बात है, ये कैसे बना होगा, वहाँ भी जैसे डिस्कस किए सेम एनालिसिस यहाँ पर होगा कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का इसके पास तो लोन पेयर एक होता है, 2 बॉन्ड एक दोनों क्लोरीन से अगर रहा होगा और अगर ये फ्री रेडिकली टूटा होगा ऐसे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस कर दिया होगा दोनों क्लोरीन, और तब ये इस तरह का एग्जिस्ट किया होगा। तो ये जो लोन पेयर है वो तो है ही, लेकिन 2 अलग अलग एटम से जो ऑर्बिटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन वापस किया इसको अलग अलग ऑर्बिटल में, तो ये बन गया क्या, ट्रिपलेट नाइट्रीन। और यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, मान लीजिए एक Cl है और एक H है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया, तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल इसका तो खाली रहेगा ये वाला,
लेकिन इस हाइड्रोजन वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर। तो इस तरह का केस जो होगा वो बनाएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आप देख लीजिए 1 2 तो sp हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब कि ये भी p ऑर्बिटल में है और ये भी क्या है, p ऑर्बिटल में। इसका इम्पटी p ऑर्बिटल होगा और ये जो लोन पेयर्स होंगे वो किस में होंगे, sp2 में। ये भी लोन पेयर sp2 में, और एक sp2 ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। और सेम एनालिसिस सेम डिस्कशन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। जबकि ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी भी लिखते हैं। जो ये है ट्रिपलेट कार्बिन है, नाइट्रीन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी ये क्या था, ट्रिपलेट है ना, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, और ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो बस इतना सा है। कहीं भी रिएक्शन में बीच में अगर आपको ये सब यूज करने को आता है तो आप वहाँ पर पता लगा सकते हैं कि भाई ये सिंगलेट नाइट्रीन है या ट्रिपलेट नाइट्रीन बन रहा है, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसका कम है। तो इस तरह से आपका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक टॉपिक था, जीओसी का एक छोटा सा पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है रिएजेंट एंड देयर वर्क, मतलब रिएजेंट क्या है, या फिर और भी कई अभी केस इसमें बाकी है, एसिड बेस को किस तरह से हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद जो बेस्ट रहेगा वो चीज़ आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है, और ये जीओसी अगर आपको समझ में आता है तो जीओसी अगर समझ लिए तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझने में इजी रहेगा, और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर आगे का चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।